हेलो, वेलकम टू एचआर क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th यूनिट 1 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ देखो, हमेशा वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का यूज़ किया जाएगा जहाँ पर दो चार्जेस रखे गए हों। दो चार्जेस के बीच में जो हमारी फोर्स लगेगी, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कैलकुलेशन है, वो हमें सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की वजह से ही पता लगेगी। चलो देखते हैं क्या बोलता है। देखो, कूलम्ब्स लॉ बोलता है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। देखो क्या बोलता है ये बोलता है कि मान लो कोई एक चार्ज रखा है हमने, Q1 चार्ज है। तो जो हमारे पास Q1 चार्ज होगा यहां पर, उसके कुछ एक डिस्टेंस पे, मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस है इतना, अब इस डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज रखा गया है, उस दूसरे चार्ज का नाम मान लो Q2 है। अब ये दोनों जो है R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, दो चार्जेस है। अब कूलम्ब्स लॉ के कहने का क्या मतलब है? देखो ये बोल रही है कि जो इसके बीच, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगी, देखो कैसे लगी। मान लो हमने कहीं पर दो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेचर के, सेम नेचर के चार्ज रखे। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाली है। फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब है ये जो दो चार्जेस सेम नेचर के हैं, ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, दूर भगाएंगे। अब दूर भगाने के लिए कुछ ना कुछ एक फोर्स तो यहां पर लगेगी, तभी तो ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, जब यहां पर कुछ फोर्स होगी। अब अगर हमारे पास ऑपोजिट नेचर के चार्ज हो, ऑपोजिट नेचर मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी जो है हमारे पास फोर्स लगेगी अगर एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। तो जो ये फोर्स हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ से। देखो, तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो पढ़ो यहां पर, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। जो हमने दो लिए हैं, इनका प्रोडक्ट मतलब गुना है इन दो चार्जेस का, और साथ में क्या बोल रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस देखो कितना है यहाँ पे, आर का जो स्क्वायर है, इसका फोर्स के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहां से निकल के आती है, पहली और दूसरी इक्वेशन। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आती है वो बनती है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगाना रहता है, तो k Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है वही कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि जो इन दो चार्जेस के बीच में, यहां पर इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हमने ये दोनों इक्वेशन कंबाइन की तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स की वैल्यू है वो हमारे पास k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर निकल के आ जाती है। तो अब ये k क्या है, k को देखना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो जिस तरह से हमने Q1 और Q2 पहले दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लिए थे, उनको हमने R डिस्टेंस पर रखा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जब हम इन पॉइंट पर लगाएंगे तो एकदम से लग जाएगी Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसको हटाया, यहां से हटाने के बाद k
Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे हमने पीछे देखा बिल्कुल सेम लिखा है कि Q1 और Q2 हमने दो चार्ज लिए हैं, पॉइंट चार्ज है, और इनको r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये k क्या है भाई, पीछे भी हमने यहाँ तक देखा था। अब k की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो k जो है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब k की जो वैल्यू है भाई वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले जो ये वैल्यू है ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। जो हमने Q1 और Q2 दो ऐसे चार्जेस रखेंगे। अब इनके बीच का जो यहाँ पर ये फ्री स्पेस है, यह है जो इसका मीडियम है, ये क्या है, यहाँ पर वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, ऑयल है। तो इस पर जो है इस k की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो कहने का मतलब नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, जो ये दो चार्जेस दिए हैं इनके बीच का जो मीडियम है वो हवा है, ऑयल है या वाटर है, वो क्या चीज है, उस पर जो है इसकी डायरेक्ट वैल्यू डिपेंड करेगी। ग्लास हो सकता है, कुछ भी। तो दूसरा सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो किस पे करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजन फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स डिस्टेंस एंड चार्ज। देखो जैसे फोर्स का अगर हम यूनिट न्यूटन रखते हैं और डिस्टेंस का जो है मीटर रखेंगे, ऐसा यूनिट में अगर हम बात करेंगे, तो चार्ज का हम क्या रखेंगे, कूलाम रखेंगे। तो इस तरह से अगर हमने देखो कैसे डिस्टेंस का कुछ और यूनिट भी होता है, सेंटीमीटर होता है, होता है। अगर हम किस यूनिट में इन तीनों चीजों को ले रहे हैं तो इस पर भी हमारी ये वैल्यू जो है k की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि हम फोर्स को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज कर रहे हैं, और चार्ज को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज कर रहे हैं। तो उससे भी जो है ये वैल्यू जो k की वैल्यू है ये इफेक्ट होने वाली है। तो k की वैल्यू हमारी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो इसके बीच का मीडियम कैसा है, और दूसरा जो है हमारे पास जो फोर्स डिस्टेंस है उसको हम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। अब देखो जैसे हम k के बारे में देखते हैं। अगर हमारे पास अगर हम k की बात करें, k की जो वैल्यू रहेगी वो अगर हम फ्री स्पेस में देखें, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम अगर फ्री स्पेस की बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो भाई जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इसकी वैल्यू रहती है, तो इसमें जो है अगर हम फोर्स फिर से निकाले जो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर थी, तो k की जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर का यूज करते हैं। और ये है भाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए ये एप्सिलॉन नॉट हम यूज करेंगे। तो ये वैल्यू भी जो है वो किसके लिए रहेगी, फ्री स्पेस के लिए रहेगी। अब हमें जो है जो ये हमारे पास k की वैल्यू है इसका यूनिट क्या है, अगर हम न्यूमेरिक वर्ड में इसको देखें तो इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट को पहले देखते हैं। देखो अगर हम देखें हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई थी, k Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से k निकालना है तो देखो k कैसे निकलेगा, k इज इक्वल टू आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये Q1 Q2 जो है ये नीचे आ जाएंगे दोनों। तो अगर हम यूनिट्स इसका देखें तो फोर्स का यूनिट्स होता है न्यूटन, न्यूटन के बाद आर स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 मतलब कूलाम का स्क्वायर। तो यूनिट अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। तो अगर ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 कुछ भी हो सकते हैं, अगर हमने ये फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में रखे हैं तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है भाई, इसको तुमने ध्यान में रखना है। ये न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है ये वैल्यू, तो वहां पर डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें k की या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स स्क्वायर। अब देखो अब यूनिट्स के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो जब हमारे पास यूनिट दिया गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूनिट से ही
हमेशा ड्राइव करेंगे। तो देखो न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट है ये लिखा हमने न्यूटन का, न्यूटन के लिए हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू मल्टीप्लाई में फिर से क्या है, मीटर स्क्वायर, और साथ में और क्या है यूनिट, कुलाम इनवर्स स्क्वायर। कुलाम इनवर्स स्क्वायर मतलब ये डिवाइड बाय में है ये वैल्यू, ये देखो कुलाम का स्क्वायर, और कुलाम के लिए हम लिखते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर। देखो होता क्या है, होता है हमारे पास जो चार्ज का फॉर्मूला होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट का एम्पियर और टाइम का क्या, सेकेंड। तो इसीलिए हमने जब चार्ज लिखा है, कुलाम्स लिखा है, इसके यूनिट के लिए हमने क्या लिखा, एम्पियर इनटू सेकेंड का स्क्वायर, यहां पर था ऑलरेडी कुलाम का स्क्वायर, तो कुलाम का स्क्वायर हो गया। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेकेंड का स्क्वायर, देखो दोनों स्क्वायर है तो मतलब ये बन जाएगा सेकेंड रेज़ टू पावर 4, और एम्पियर का स्क्वायर है तो एम्पियर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हमने इसको एम एल टी और ए इसकी फॉर्म में लिखना है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो एम रेज़ टू पावर 1 यहाँ पर 1 है, और एम रेज़ टू पावर 3 मतलब लेंथ का जो 3 है, सेकेंड रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय में है तो -4 लिखूंगा, एम्पियर ये भी डिवाइड बाय में तो क्या लिखूंगा, -2। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के का। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट देखो भाई यहाँ पर आया था, जिसको हमने बोला कि के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या चीज है, इसको देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट को जो है हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब देखो, अब जब हम कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं, 1F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां से जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F और साथ में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अब सबसे पहले जो है हम इसकी यूनिट्स की तरफ चलते हैं कि इसका यूनिट्स क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई का कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, तो हमें पता है 1/4 का क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन रख दिया। Q1 Q2 का क्या होगा, कुलाम इंटू कुलाम, Q1 का भी कुलाम Q2 का भी कुलाम, और R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो देखो कुलाम स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कुलाम का स्क्वायर, सिंपल क्योंकि ये ऊपर है। तो ये इसका जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट्स हो जाएगा। अब अगर हम फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू देखें कि सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो जो एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, और यूनिट जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कूलम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये वैल्यूज, न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो वैल्यू आज हमने डिस्कस की, तो ये दोनों वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, और साथ ही साथ जो के है कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो चलो अब देखो, अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। तो अब हमने, यह यूनिट्स आया हुआ, सॉरी यूनिट्स है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अब हमें निकालना पड़ेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो मतलब क्या है ये, इससे निकालते हैं। देखो कुलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट था। तो अगर हम कुलाम का स्क्वायर देखें तो अभी अभी हमने देखा था, कुलाम के लिए हम क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर न्यूटन की बात करें तो इसके लिए लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक फोर्स होती है न्यूटन, और फोर्स बराबर होती है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में क्या है, मीटर का स्क्वायर। यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया। फिर से सॉल्व करते हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम
मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, यहाँ चले जाएगा। जो फाइनल आ रहा है वो आ रहा है एम्पियर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय किलोग्राम और साथ में मीटर क्यूब। अब हम इसको लिख देंगे एम एल टी और ए की फॉर्म में। तो अब देखो भाई, एम किलोग्राम नीचे है, रेज़ टू पावर 1 है इसके, तो एम माइनस 1, एल देखो नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -3, और एम्पियर जो है वो रेज़ टू पावर 2 में है, और जो टाइम जो है वो 4 है। तो ये m-1 l-3 t रेज़ टू पावर 4 एम्पियर का स्क्वायर, ये हमारे पास जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला के का जो हमारे पास कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं उसको, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ये आज हमने सीखे, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इन दोनों की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए जो है इनकी वैल्यू बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए। बाकी जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो मिशन कॉलोनी आनी में मिशन स्कूल के साथ ही एक बिल्डिंग है उसमें रहती है। तो अगर कोई भी बच्चा 1st से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो 8627085503 पर कांटेक्ट करके अपनी क्लासेस का पता कर सकता है कि कब क्लासेस है, तो वो ज्वाइन कर सकता है, और डिटेल्स जो पूरा सिलेबस रहता है हमारा उसको हम कवर करेंगे उसमें। थैंक यू।